इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। अरे राम राम हो शैलेन भैया। अरे राम राम सौरभ भैया, राम राम। शैलेन भैया, जो शाम को टाइम हो रहा है, इंधियारो होने वारो हाँ है, भैया। और तुम इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो अरे भैया? सौरभ भैया, मैं तो जा रहा था चौपाल में अपने किसान भैया बहनन के मिलन लाने। चलो अच्छा। तुम भी हमारे साथ ही चलो। हाँ भैया, चलो मैं भी आज तुम्हारे संगे हाँ चलत हूँ चलो चौपाल में, चलो है ना? चलो। तो मैं भी मिल रहा हूँ भैया अपने किसान भैया बहनन से। बिल्कुल भैया। अच्छा सौरभ भैया, चलत चलत जा तो बताओ कि खेत में क्या चल रहा है। खातू तो दर्द है हो तुमने खेत में, हाओ मका में, है ना? और हाओ निंदाई गोड़ा को कब आओ अभी, भाई का नहीं भाई? भैया, खातू तो धर दे हमने, हाओ और निंदाई गुड़ाई को ऐसो है का भैया, वो तो चल रही है अब। हाओ। और कछु थोड़ी मुद की सब्जी भाजी लगा दो तुम, तो उनकी तुड़ाई चल रही है तोड़ाई चल भैया। रही। और देखो, अब जो पानी नहीं आवे तो उनमें सिंचाई भी करने पड़ा थे, बिल्कुल। उनकी भी निंदाई गुड़ाई हाँ करने भैया, पड़ा करने थे। पड़ा था। तो बहुत से काम है भैया अपने खेती बाड़ी के। तो और बिल्कुल तुम भैया। बताओ, तुम्हारे कामकाज हो गए सब भैया खेती मेरे बाड़ी तो के? सभी काम हो गए खेती बाड़ी के, पर मैंने खेत के भीतर घूम घूम के देखो अभी कि कहूँ कहूँ मक्का के पत्ता ना कतरे कतरे दिखाते। अच्छा। तो अब इल्ली की समस्या आ गई, तो वो दवाई डालने बाकी रह गया भैया। अरे अच्छे बता दे भैया, मैं भी देख लूँ हाँ खेत देख भीतर लेना भैया, जाके, तुम भी है देख ना? लेना। हाँ और अगर इल्ली लगी हो है, पत्ता कतरे दिखा है, बिल्कुल तो बिल्कुल। की दवाई डालने डालने पड़े, पड़े है वो ना? तो है भैया। अब जा देखो कि घूम घूम के अपन ने दवाई तो डाल दे, मगर हाँ अपन पहुंच गए अब चौपाल में, है ना? हाँ अपनी बातचीत तो चलत रहे थे। अब जा बताओ अपने किसान भैया बहनन के कि अब हमारे किसान भैया के काका है ना? तो हाँ, पहले अपन बताने के पहले स्वागत कर लेते हैं ना। स्वागत कर तो लिए देखो थे। भैया, हमारे सबरे किसान भैया बहनन के बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम किसानवाणी की चौपाल में, है चौपाल ना? में। बिल्कुल और शैलेंद्र भैया, आज भाई बहन के रिश्ते का बिल्कुल। पवित्र पर्व रक्षाबंधन हाँ भी है ना है ना? भैया? हाँ तो सभी किसान भैया बहनों को रक्षाबंधन के ढेर पावन सारी पर्व की ढेर बधाई। सारी बधाइयाँ बिल्कुल और भैया। शुभकामनाएं हम बिल्कुल देते भैया। हैं। और शैलेंद्र भैया, अब ये भी बता दो हमारे किसान भैया बहनन के कि का जानकारी आज हम लाए हैं। देखो भैया, हमारी आज की बात जो कार्यक्रम किसानवाणी में होए ना, हाँ वह होए फसल बीमा। जो जोखिम प्रबंधन है ना, एक हाँ। प्रभावी एवं उचित उपाय है ना? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो तो आज जो को विषय विषय में है आज की ना? बात करें। एक के बाद होए मेहमान क्रम, हाँ जिसमें होए मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर हेमलता अहिरवार, कृषि विज्ञान केंद्र चंदनगांव छिंदवाड़ा से खरीफ फसलों में उर्वरक प्रबंधन पर। और इनसे बातचीत की हमारे रजनीश भैया ने, हाँ है ना? भैया। एक के बाद होई भैया मनोरंजन, वो काय से हो, लोकगीत और लोक भजन के हाँ, माध्यम से, और कछु महत्वपूर्ण संदेश भी होते संदेश हैं भी ना। सुन ले। तो पहले अपन भैया एक ठो देवी गीत सुन लेते का, बिल्कुल सुन है ना? लिए थे। चलो भैया। तोरे तोरे ठाड़े अम्बे मैया, तोरे तोरे ठाड़े अम्बे मैया, तोरे तोरे ठाड़े अम्बे मैया। ना जानू अर्चन में ना जानू बंधन, ना जानू अर्चन में ना जानू बंधन, ना जानू बंधन मैया, ना जानू बंधन, ना जानू बंधन मैया, ना जानू बंधन। ना पूजा गिरी के दोरे तोरे ठाड़े अम्बे मैया। तोरे तोरे ठाड़े अम्बे मैया। ना एको करनी है ना एको भरनी, ना एको करनी है ना एको भरनी, ना एको भरनी मैया, ना एको भरनी, ना एको भरनी मैया, ना एको भरनी। ना तो करम वाहनी के दोरे तोरे ठाड़े अम्बे मैया। तो शैलेंद्र भैया, इस बढ़िया से देवी गीत के बाद अब हम करते हैं हमारी आज की बात। बिल्कुल और भैया। आज की बात का विषय क्या है भैया? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। हाँ, तो किसान भाई बहनों,
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो शुरुआत है वो हुई थी वर्ष 2016 में, बिल्कुल। है ना। इसका उद्देश्य सभी किसानों को कम प्रीमियम पर व्यापक सुरक्षा देना है। इस योजना में खरीफ फसलों पर 2% प्रीमियम होता है, रबी फसलों पर 1.5% प्रीमियम और वार्षिक जो वाणिज्यिक फसलें हैं उन पर 5% प्रीमियम होता है भैया। और सरकार सब्सिडी देकर प्रीमियम को कम भी कर देती है। बिल्कुल भैया। किसान भाइयों, फसल बीमा एक वित्तीय सुरक्षा प्रणाली है। इसमें किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों, रोगों से हुए नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाता है, क्योंकि हमारा कृषि का क्षेत्र बहुत ही जोखिमों से भरा है। ऐसी स्थिति में फसल बीमा से ही किसानों के नुकसान की भरपाई होती है। इसका उद्देश्य किसानों की आय में स्थिरता लाना और कृषि में निवेश को प्रोत्साहित करना है। बिल्कुल सही। किसान भाइयों, फसल बीमा अलग अलग प्रकार का होता बिल्कुल। है, जैसे कि उपज आधारित बीमा। इसमें किसान की उपज औसत से कम होने पर इसे क्षतिपूर्ति दी जाती बिल्कुल। है, जिसे हम सब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से जानते हैं, है ना शैलेंद्र भैया? बिल्कुल। और ये जो योजना है भैया, ये जो बीमा है ये उपज आधारित बीमा बिल्कुल सौरभ भैया। किसान भाइयों, अगला बीमा है मौसम आधारित बीमा। ये खराब मौसम, भारी बारिश या फिर सूखे के कारण फसल को हुए नुकसान की भरपाई करता है। इसमें मौसम मानदंड के अनुसार पर भुगतान किया जाता है। भाइयों, अगला बीमा है सूचकांक आधारित बीमा। इसमें उपग्रह चित्र या किसी विशेष कृषि सूचकांक के आधार पर नुकसान का आकलन किया जाता है और ये तेज और पारदर्शी प्रक्रिया मानी जाती है। बिल्कुल। किसान भाइयों, फसल बीमा के लाभ के बारे में अगर हम बात करें तो इससे किसान आर्थिक रूप से सुरक्षित होता है। बिल्कुल। कृषि में निवेश में वृद्धि होती है और क्योंकि जो बीमा है वो जोखिम कम करता है, तो किसान नए तरीके अपनाने में रुचि दिखाते हैं। और जो बीमित फसलें होती है भैया, वो बैंकों से ऋण लेने में भी सहायक होती है। बिल्कुल सही कहा भैया आपने। इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्थिरता आती सौरभ भैया, है ना। फसल की हानि होने के बाद भी जो हमारे किसान भाई हैं उनकी ऋण लेने की शक्ति बढ़ती रहती है और बनी रहती है। यदि किसान की वास्तविक उपज तयशुदा औसत से कम हो या फिर खराब हो जाए तो किसान ऋण चुकाने और दोबारा ऋण लेने में सक्षम होता है। बिल्कुल भाइयों, फसल बीमा किसान को सुरक्षा का आश्वासन देता है, जिसमें किसान को होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई की जाती है। भाइयों, फसल बीमा के फायदों के साथ साथ इसमें बहुत सी चुनौतियां भी है भैया, है ना। जैसे कि जानकारी की कमी होना। हाँ भैया, जैसे कई किसान भाई ऐसे होते हैं जिन्हें फसल बीमा योजनाओं की जानकारी नहीं होती और वे अपनी फसलों का बीमा नहीं कराते और फसल खराब होने पर उन्हें आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ता है। बीमा का दावा निपटाना में देरी भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। कई बार सर्वेक्षण और प्रक्रिया में देरी होने से दावा भुगतान में भी देरी होती है, जिससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। और कई बार तो सौरभ भैया ऐसा भी देखा जाता है कि किसान बीमा कंपनियों पर भरोसा ही नहीं करते। बिल्कुल भाइयों, फसल बीमा किसानों के लिए जोखिम प्रबंधन का एक मजबूत माध्यम है। बिल्कुल। जो उन्हें प्राकृतिक आपदाओं और बाजार अस्थिरता के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। भाइयों, इस योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि इसके बारे में जागरूकता कितनी है। बिल्कुल। और इसमें पारदर्शिता कितनी है और इस योजना को कितने प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन देश में बड़े ही प्रभावी ढंग से किया गया है और यह योजना भारतीय किसानों की आय सुरक्षा और कृषि विकास में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। और सौरभ भैया, योजना की जागरूकता के लिए समय समय पर इसके बारे में हम अपनी चौपाल में जानकारी अपने किसान भाइयों को देते भी रहते हैं। हाँ शैलेंद्र भैया, और हमारे सभी किसान भाई बहन जो हैं इस योजना के बारे में और इसके महत्व के बारे में अच्छे से जानते हैं, है ना। तो यही थी हमारी आज की बात, फसल बीमा जोखिम प्रबंधन का एक प्रभावी एवं उचित उपाय, इस विषय पर। किसान भाइयों, अब चलिए जुड़ते हैं मेहमान क्रम से, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर हेमलता अहिरवार, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र चंदनगांव छिंदवाड़ा से हैं। उनसे खरीफ फसलों में उर्वरक प्रबंधन पर रजनीश शर्मा की बातचीत। किसान भाइयों, बारिश का मौसम अभी चल रहा है और ज़्यादातर किसान भाइयों ने मक्के की फसल लगाई है। कुछ किसान भाइयों ने कम मात्रा में सही सोयाबीन भी लगाया है, हालांकि रकबा उसका थोड़ा कम होता जा रहा है। किसान भाइयों, आज की हम बातचीत जो कर रहे हैं
वो कर रहे हैं डॉक्टर हेमलता अहिरवार से, जो मृदा विशेषज्ञ हैं कृषि अनुसंधान केंद्र चंदनगांव छिंदवाड़ा में। हेमलता जी, स्वागत है आपका आज की इस बातचीत में, आज के इस मेहमान क्रम में। नमस्कार। सभी किसान भाइयों को राम राम, नमस्कार। अभी बारिश का जैसे मौसम चल रहा है और हमारे किसान भाई उर्वरकें और खाद वगैरह भी अपनी फसलों में देते हैं, तो इस मौसम को देखते हुए आप हमारे किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगी कि वो अपनी उर्वरकों का जो प्रबंधन है वो किस तरह से करें? बारिश के मौसम में फसलों के लिए उर्वरक प्रबंधन एक महत्वपूर्ण प्रणाली है। अधिक वर्षा से क्या होता है, मिट्टी में पोषक तत्वों का रिसाव हो सकता है, जिससे फसलों को नुकसान हो जाता है। इसीलिए बारिश के बाद उर्वरकों का सही मात्रा में और सही समय पर उपयोग करना अति आवश्यक है। बारिश में उर्वरक प्रबंधन के लिए हम अपनी तरफ से किसान भाइयों को कुछ सुझाव प्रस्तुत करते हैं, जैसे उर्वरकों का सही प्रकार। बारिश के मौसम में विशेष रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जैसे पोषक तत्वों का रिसाव अधिक मात्रा में होता है। इसीलिए इन पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए हमें टाइम पे, समय समय पे उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए। फसल को उर्वरक देने का एक सही समय होता है, निश्चित टाइम होता है। बारिश के तुरंत बाद उर्वरकों का प्रयोग करें ताकि पोषक तत्व मिट्टी में घुलनशील हो जाएं और पौधों को आसानी से उपलब्ध हो सके। उर्वरकों का फसलों पे प्रयोग करने के लिए जैसे एक उचित समय होता है, वैसे ही एक सही तरीका भी होता है। उर्वरकों को मिट्टी में गहराई में डालें ताकि वे पानी के साथ बह ना जाएं। इसके साथ ही साथ किसान भाई जब उर्वरकों को अपनी फसल में अप्लाई करें, डालें, तो उन्हें जल निकासी की भी व्यवस्था उत्तम रखनी चाहिए, जिससे बारिश का पानी जमा ना हो और जड़ों को नुकसान ना पहुंचे। साथ ही साथ हम जब उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं तो हमें अपने पोषक तत्वों का संतुलन पे भी ध्यान देना चाहिए। अपनी फसलों की आवश्यकता अनुसार हम फसलों पे उर्वरकों का उपयोग करें। मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए और पोषक तत्वों की उपलब्धता को सुधारने के लिए जैव उर्वरक एक अच्छा विकल्प है। फसलों के लिए विशिष्ट सुझाव जैसे कि धान की सीधी बुआई के बाद 15 से 20 दिन बाद पहली सिंचाई के समय 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट, 8 किलोग्राम फेरस सल्फेट प्रति एकड़ डालें। साथ ही साथ जैसा कि हमारा जो छिंदवाड़ा शहर है, वहाँ पर हम फसलों में उर्वरकों के साथ साथ खरपतवार नियंत्रण भी समय समय पर करें। खरपतवार तेजी से बढ़ते हैं, इसीलिए खरपतवार नियंत्रण के लिए एक उचित उपाय करें। रोग और कीट प्रबंधन भी अति आवश्यक है। बारिश के मौसम में फसलें रोग और कीटों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती है, इसीलिए रोग और कीटों के नियंत्रण के लिए भी हमें उचित उपाय करना चाहिए। साथ ही साथ हर किसान भाइयों को अपनी मिट्टी की जांच करवाकर ही उस पे फसलों का संतुलित उर्वरक उपयोग प्रणाली को अपना के उर्वरकों का उपयोग उचित माध्यम से उचित समय पर करते रहना चाहिए, जिससे किसान भाई अधिक से अधिक पैदावार को प्राप्त कर सके। आपने उर्वरकों के प्रबंधन के बारे में जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को, खरपतवारों को भी निकालने की उन्हें आपने बात कही। तो बारिश का ये जो मौसम है, इसमें कई बार क्या होता है कि बहुत अधिक बारिश हो जाती है। जैसे पिछले दिनों हमने देखा कि बारिश रुक ही नहीं रही थी, धूप निकल ही नहीं रही थी, तो अतिवृष्टि जैसे हो जाती है। तो ऐसे में हमारे किसान भाइयों को क्या करना चाहिए? सर, जैसा आपने मेरे से सवाल किया कि मान लीजिए हमारे इलाके में या क्षेत्र में अतिवृष्टि की जो स्थिति देखी जाती है, उस स्थिति में हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान न्यू दिल्ली से वैज्ञानिकों ने किसानों को विशेष सुझाव सलाह दी है। अगर वो इन सुझावों और सलाह को मद्देनज़र रखते हुए अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे फसलों की देखभाल के उन्होंने बहुत सारे आसान नुस्खे दिए हैं। फसलों की देखभाल के साथ ही साथ हमारे कुछ फसल से संबंधित कार्य होते हैं, जैसे कि अनाज का भंडारण। अनाज के भंडारण के साथ ही साथ हरी खाद का उपयोग, चारा फसलें, अरहर, कपास, मक्का, सब्जियों की तुड़ाई, इन सब चीज़ों पे भी हम अतिवृष्टि की स्थिति में हम ऐसे बहुत सारे नुस्खे अपना सकते हैं, जिससे हम इनकी देखरेख कर सकते हैं। हम अपने अनाज को गोदाम में रखने से पहले भंडारण घर की अच्छी तरह से साफ़ सफाई करवा लें। छत और दीवारों में अगर कोई दरार हो तो उसे भरकर ठीक करें। साथ ही साथ अनाज को पूरी तरह सुखाएं, उसके बाद ही भंडारण करें। सुखाने की स्थिति में अनाज में 12% की नमी से कम रहे, बोरियों को हम
5% नीम तेल के घोल से उपचारित करें और फिर धूप में सुखाएं। इससे जब हम अनाज भंडारण करते हैं तो कीटों के अंडे, लार्वा और बीमारियां नष्ट हो जाएंगी और हमारा अनाज सुरक्षित रहेगा। अब हम अतिवृष्टि की कंडीशन में हम अपनी खाद को कैसे सुरक्षित रखें या खाद को हम किस तरीके से अपनी फसल पे अपनाएं। गर्मियों में जनरली देखा जाता है सनई और ढेंचा जैसी हरी खाद फसलों की बुआई का सही समय होता है। सनई के लिए 60 से 70 किलोग्राम और ढेंचा के लिए 50 से 60 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर डालें। ध्यान रखें कि खेत में उस स्थिति में पर्याप्त नमी हो जिससे हमारा बीज अच्छे से अंकुरित हो सके। यही जो फसल है ये हमारी मिट्टी को पोषण देगी और अगली फसल की पैदावार भी बढ़ाएगी। अतिवृष्टि की स्थिति में हम अपनी चारा फसलों को कैसे देखरेख कर सकते हैं। गवार, मक्का, बाजरा जैसी जो चारा फसलों की बुआई करें, खेत में पर्याप्त नमी का ध्यान रखें। बीज को 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बोएं। साथ ही साथ पंक्तियों के बीच 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। इससे फसल को बढ़ने के लिए पर्याप्त स्पेस, सही जगह मिलेगी और उसकी पैदावार अच्छी होगी। इसके साथ ही साथ चूँकि हमारा जो छिंदवाड़ा का क्षेत्र है ये सब्जियों के लिए जाना जाता है, हमें अतिवृष्टि की स्थिति में सब्जियों की तुड़ाई कैसे करना चाहिए, कैसी देखभाल रखनी चाहिए। हमें हमारी जो सब्जियां हम तुड़ाई रखते हैं वो सुबह या शाम के ठंडे समय में करें। तुड़ाई के बाद इन्हें हमको छायादार स्थानों में रखें ताकि ताजगी और गुणवत्ता इसकी बनी रहे। इससे बाजार में आपकी सब्जियों की कीमत अच्छी खासी मिलेगी और जो खराब होने की स्थिति आती है हम उससे भी बचाव कर पाएंगे। साथ ही साथ जैसे हमारी कुछ सब्जी फसलें हैं, बैंगन, टमाटर, इनको भी हम जो सुरक्षित ढंग से रख के और इसका हम अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो यही कुछ चीज़ें हैं जिनको हमको ध्यान रखना है अतिवृष्टि की कंडीशन में। अभी जो खरीफ का मौसम चल रहा है तो कोई ऐसी विशेष बात या सलाह जो आप हमारे किसान भाइयों को देना चाहें जिससे हमारे किसान भाई अपनी फसल का अच्छा उत्पादन ले सकें, बेहतर पैदावार ले सकें और उनकी आय में वृद्धि हो। जैसा कि आपने पूछा कि बारिश का मौसम चल रहा है तो इसमें मैं मुख्य रूप से किसान भाइयों को अपनी फसलों और पशुधन की सुरक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखने की सलाह दूंगी। विशेषकर जो हमारी फसल है उसमें फसलों को जल भराव से बचाने के लिए जल निकासी की व्यवस्था हमें उत्तम करनी पड़ेगी। कीटों और बीमारियों से बचाव के लिए उचित उपाय करने पड़ेंगे। साथ ही साथ हम पशुधन की अगर बात करें तो पशुधन को गर्मी और बीमारियों से बचाना अति आवश्यक होगा। इसके साथ साथ हम फसल सुरक्षा, जैसे यदि अगर फसल भीग जाती है तो उसे तुरंत काटकर हम सुखा लें। अच्छी जल निकासी वाली हल्की मिट्टी में उगाने के लिए हम उपयुक्त किस्मों का बीजों का चयन करें। बारिश के पानी को हमको संचय करना चाहिए जिससे बारिश का मौसम है हम इसका रिचार्ज, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने की अगर हम व्यवस्था बनाएं तो कभी भी किसान भाइयों को गर्मी के मौसम में पानी की समस्या जो जनरली देखी जाती है उस समस्या को देखने का सामना नहीं करना पड़ेगा। यही कुछ बातें हैं जो किसान भाई अगर अपनी फसल नीति में, फसल प्रणाली में अपनाते हैं तो निश्चित ही कहीं ना कहीं जो समस्याओं का सामना वो करते हैं उनसे उनको निजात मिलेगा और किसान भाई अपनी फसल की अधिक पैदावार लेने के लिए कारगर होगा। आपने हमारे किसान भाइयों को उर्वरक प्रबंधन पर इतनी अच्छी और उपयोगी जानकारी दी, साथ ही उन्हें आपने कृषि संबंधी उपयोगी सलाह दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राम राम। नमस्ते सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार, राम राम। किसान भाई बहनों, अभी आप सुन रहे थे मेहमान क्रम खरीफ फसलों में उर्वरक प्रबंधन। इस विषय पर जानकारी दे रही थी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर हेमलता अहिरवार, कृषि विज्ञान केंद्र चंदनगांव, छिंदवाड़ा से, और इनसे बातचीत कर रहे थे रजनीश शर्मा। तो शैलेंद्र भैया, चलिए अब महत्वपूर्ण संदेशों की बारी है, तो हम सुन लेते हैं संदेश। बिल्कुल भैया। ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे
अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम की पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। तो
किसान सौरभ भैया, हाँ भैया। ये अपन ने कितने महत्वपूर्ण संदेश सुने हैं ना। हाँ। अब चलिए जाते जाते अपने किसान भाइयों को एक सुंदर सा रावला सुनाते हैं, जो बुंदेली लोकगीत का प्रकार है, और ये है लक्ष्मी त्रिपाठी की आवाज में। दोपहरिया में झगड़ा न डारो मोरे राजा, दोपहरिया में झगड़ा न डारो मोरे राजा, न डारो मोरे राजा, न डारो मोरे राजा, दोपहरिया में झगड़ा न डारो मोरे राजा। धरती को मोहे लहंगा सिमा दो, धरती को मोहे लहंगा सिमा दो, बादर की चुनरिया करैयन के ठेका ठिका दो मोरे राजा, करैयन को ठेका ठिका दो मोरे राजा, दोपहरिया में झगड़ा न डारो मोरे राजा। गंगा जमुने की सेजा लगा दो, गंगा जमुने की सेजा लगा दो, कछुआ की मोहे तकिया मछरिया की जाली लगा दो मोरे राजा, मछरिया की जाली लगा दो मोरे राजा, दोपहरिया में झगड़ा न डारो मोरे राजा। करिया नांगे को करधन मगा दो, करिया नांगे को करधन मगा दो, बिछुन की मोहे झुमकी कतैयन के रोना डरा दो मोरे राजा, कतैयन के रोना डरा दो मोरे राजा, दोपहरिया में झगड़ा न डारो मोरे राजा। रसगुल्लने को महल बनवा दो, रसगुल्लने को महल बनवा दो, बर्फी की मोहे चौखट जलेबी की खिड़की लगा दो मोरे राजा, जलेबी की खिड़की लगा। तो शैलेंद्र भैया, इसी रावला गीत के साथ में अब सभी से विदा लेने का समय हो गया बिल्कुल है। भैया। तो सभी किसान भाइयों बहनों को सौरभ भैया और की शैलेंद्र भैया की राम राम राम, जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।